हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम अपनी इस सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं लैक्टेशन के बारे में हरीम हरीम के साथ। उसके बाद दूसरे एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कुछ और टॉपिक्स को कवर करने की, जिसमें ज्यादा होगा जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गए, कॉमन चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस के हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है। वेलकम बैक हरीम। Thank you so much for having me. And thank you very much for getting back again, because this is such an important topic. और I'm hoping कि इससे हम जितना ज्यादा से ज्यादा लैक्टेशन के बारे में हो सकेगा कवर कर सकेंगे। um, आज हम ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि we'll talk about the benefits। हम उसी से सीधा शुरू करते हैं, if you don't mind, let's straightway jump into it। जो बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, क्योंकि पिछली बार हमने बात की थी बेसिक्स के बारे में, हमने बात की थी कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को हमारी जो कॉमन नॉलेज है उससे हटाने की एक तरह से कोशिश की गई थी काफी लंबे अरसे तक। और जो बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वो बहुत लोगों को शायद उनकी जो 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 मेमोरी है उससे परे ही कर दिए गए थे। तो इफ आई रिक्वेस्ट यू कि लेट्स स्टार्ट विद कि वो बेनिफिट्स क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वो करनी ही क्यों चाहिए। देखिए, मल्टी प्रोंग्ड है और मैं इस बारे में अक्सर ये बात करती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सिर्फ आप न्यूट्रिशन की नियत से मत देखिए। हम न्यूट्रिशन में भी अभी डिटेल में घुसते हैं, बात करते हैं उसके बारे में भी कि उसमें न्यूट्रिशनली कितना बेनिफिट है। लेकिन जहां तक आपकी बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग के फवायद की, ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ एक पैकेज की तरह है। उसमें सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें बच्चे की जिसे कहते हैं कि सिर्फ जिस्म की नशोनुमा नहीं, उसके जहन की नशोनुमा भी बहुत वैल्यूबल है, जो कि उसकी जरिए होती है, जिसमें आपकी बॉन्डिंग की बात आती है। और जो हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं जिनका या तो साइकोलॉजी से ताल्लुक है फील्ड से, या उसके मतलब कुछ इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ पढ़े हुए हैं उसके बारे में, उन्होंने अटैचमेंट थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा। और ये सब बारे में आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो वो यही आपको बताएंगे कि जो एडल्ट्स उनके पास आते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के इश्यूज स्टेम हो रहे होते हैं बचपन की अबैंडनमेंट इश्यूज के साथ, या बचपन की अटैचमेंट ना होने की वजह से, या डिसरप्शन की वजह से, जो कि फिर फल फूल के वो इश्यूज डेवलप होते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारी चीजें कवर करता है। ठीक है, तो एक तो आ गया न्यूट्रिशन, दूसरा आ गया हमारा प्रिवेंशन, आपका जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है। ठीक है, एक तो वो एस्पेक्ट आ गया। फिर आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल कोशेंट की डेवलपमेंट जो एक होती है वो भी आ जाती है। ठीक है, एंड देन देयर आर अदर एरियाज जिसमें सोशली बच्चा जो है वो एक वेल राउंडेड ह्यूमन बीइंग बन के बड़ा होता है, और हम उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग्ड चीजें हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो रही होती हैं। हम अगर न्यूट्रिशन से शुरू करें, जो कि सबसे ऑब्वियस एरिया है, सो उसमें हमने पिछली बार भी बात की थी ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स की, HMOs की, जो कि ह्यूमन मिल्क में कोई तकरीबन 200 से भी ज्यादा होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। ये वो जुज है आपके इंसान के दूध का, जो कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये बात जानने की और याद रखने की है कि जब हम बात करते हैं इंसान के दिमाग की डेवलपमेंट की, तो ये याद रखिए कि कोई ऐसा जानदार और नहीं है जिसके ब्रेन की कंपोजिशन, डेवलपमेंट या उसका पेस ऑफ डेवलपमेंट, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल आउट देयर और एनी अदर लिविंग बीइंग आउट देयर। तो वो क्योंकि एक यूनिक प्रोसेस है, तो उस यूनिक प्रोसेस को फीड करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन है वो उसको स्पेसिफिकली सपोर्ट करती है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप लैब में क्रिएट कर सकें या किसी और सोर्स से आप ला सकें जो कि उसको 100% रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि हर बच्चे की जेनेटिक्स भी डिफरेंट है। ठीक है, वो उसका भी एक रोल है इसमें। ठीक है, सो कमिंग टूवर्ड्स दैट नाउ, न्यूट्रिशन वाइज भी जेनेटिकली एक बच्चे को क्या चाहिए वो भी ब्रेस्ट मिल्क उसको भी सपोर्ट करेगा। कि वो जिन दो माँ बाप की औलाद है उनके जिस्म में इंट्रिंसिकली किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की ज्यादा जरूरत है, किन चीजों की कम जरूरत है, उसका गेस्टेशन पीरियड कैसा गुजरा है।
ठीक है, उसमें उसको किस चीज की कमी है, किस चीज की नहीं कमी है, वो सब चीजें भी पूरी हो रही होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो शुरू के चंद महीने, हर हफ्ते, हर रोज जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, हम ये जानते हैं कि पहले साल में इंसान की ग्रोथ जिंदगी की सबसे तेज ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, इससे ज्यादा तेज स्पीड पे हम कभी भी ग्रो नहीं करते। तो उसमें किस स्टेज पे, किस हिसाब से, कितनी मिकदार में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, ये बच्चे की ग्रोथ पे डिपेंडेंट, उसकी माँ के जिस्म में वो चेंजेस आती रहेंगी। और वो चेंजेस कैसे आती हैं, ये बहुत वाइडली बिलीव्ड था कि जब बच्चा लैच ऑन करता है या माँ के जिस्म को के साथ अटैच होता है, तो उसका जो थूक है या उसका जो सलाइवा है वो माँ के जिस्म में एब्जॉर्ब होता है और उससे ये डायरेक्शंस आती हैं। हाउएवर, more recent research has shown कि ऐसा नहीं है। माँ बच्चे को सूंघेगी, प्यार करेगी, हाथ लगाएगी, अपने साथ लगाएगी, इन तमाम चीजों से उसके अंदर वो तमाम, एक तो पैथोजेंस जा रहे हैं जो अभी हम बात करेंगे इन इम्यूनिटी के अंडर, ठीक है, उसके अलावा वो तमाम चीजें उसके अंदर जा रही हैं जो बच्चे के लिए उस दूध को कस्टमाइज कर रही हैं। जी। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा डायरेक्टली लैच करेगा तभी उसका दूध उसके हिसाब से उसके साथ ग्रो करेगा या चेंज करेगा। देयर आर अदर वेज टू, ऑफ कोर्स दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे एंड विद द मोस्ट इम्पैक्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो माएं किसी वजह से भी डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती, उनके बच्चे को वो वैल्यू मिलती नहीं है, वो बिल्कुल मिलती है उनको। ठीक है, राइट। फिर इम्यूनिटी की तरफ आते हैं। इम्यूनिटी का डायरेक्ट ताल्लुक गट के माइक्रोबायोम से है, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया। और ये भी हम बहुत इसके बारे में कॉन्वर्सेशन है इस वक्त दुनिया में कि gut is considered as another brain of your body, and there are a lot of researches and studies and things around it कि हमें ये समझ आता है कि गट सिर्फ खाना हजम करने का काम नहीं करती, उसके बहुत कॉम्प्लेक्स काम है और जो कि वो जिंदगी में करती है, जिसमें से एक है हमारी इम्यूनिटी का ख्याल रखना। तो जो उसमें गुड बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट है, जो गट माइक्रोबायोम कहलाता है, उसकी ना सिर्फ देखभाल करना बल्कि उसको उन अच्छे बैक्टीरियाज को फ्लरिश करवाना, ये भी ब्रेस्ट मिल्क के लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो ब्रेस्ट मिल्क ऐड करता है। और उसमें I think if I can add, उसमें I think if I can add, जो माइक्रोबायोम है उसमें काफी ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो वैरायटी है वो भी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो मदर के स्किन से, मदर से जो माइक्रोबायोम का वैरायटी है वो बच्चे के अंदर भी जाती है। दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज कनेक्शन, तो वो भी काफी बेनिफिट होता होगा। That's how I think. बिल्कुल। So the thing is कि अगर माँ बीमार है या माँ को कोई तकलीफ है, ठीक है, तो उसके खून में जो उसके एंटीबॉडीज चल रहे हैं वो भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे तक जाएंगे ही। जो माँ का माइक्रोबायोम है जेनेटिकली टू सम एक्सटेंट वो बच्चे के अंदर बाय बर्थ होगा, राइट, बट उसके अलावा व्हाट हेल्प्स द मोस्ट इज कि वो उसी जेनेटिक्स के माइक्रोबायोम को सस्टेन करने के लिए जो कोलोस्ट्रम है, फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट मिल्क, इट विल बी वेरी वाइटल कि वो जाके उसी तरह के माहौल को फरोग दे उस बच्चे के पेट में, ठीक है, एंड देन इट ग्रोज इन दैट डायरेक्शन कि वो जैसे जैसे खाना हजम हो रहा है उसके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वो बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो फ्लरिश कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। इसमें हमने पहले भी जो डिस्कस किया था, आई विल रिपीट दैट, कि सांस की तकलीफें कवर होती हैं, डायबिटीज कवर होता है लेटर इन लाइफ, ओबेसिटी के इश्यूज कवर होते हैं, जनरल इम्यूनिटी, गट हेल्थ कवर होती है, आपकी ऑर्गन हेल्थ कवर होती है, ये तमाम चीजें इसके थ्रू कवर होती हैं जो कि एक सॉलिड इम्यूनिटी की बेसलाइन बनाती है। तो एक तो गट माइक्रोबायोम के थ्रू होता है और दूसरा जो हमने अभी थोड़ा सा टच ऑन किया कि खून में, माँ के खून में अगर किसी भी तरह की एंटीबॉडीज जो है वो घूम रही हैं कि माँ अगर बीमार है या बीमार रह चुकी है किसी भी तकलीफ से और उसकी एंटीबॉडीज हैं, तो वो एंटीबॉडीज बच्चे तक पहुंचेंगी। अभी कोविड के दौरान न्यूयॉर्क में देयर वाज दिस स्टडी दैट वाज कंडक्टेड जिसमें कोई 1000 दूध पिलाने वाली माओं के दूध का सैंपल लिया गया, जिन माओं ने इधर वो करंटली कोविड से गुजर रही थी या उनका अभी रिसेंटली कोविड होके खत्म हुआ था, ठीक है,
और 100% ऑफ दैट सैंपल, डॉक्टर अविरल, मैं आपको ये बताऊंगी कि 100% ऑफ दैट सैंपल शोड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड। Yes. तो उसमें 100% हर मिल्क सैंपल में एंटीबॉडीज थे जो माँ के जिस्म से बच्चे में ट्रांसफर हो रहे थे। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि ये नेचर ने, कुदरत ने निजाम ऐसा बनाया है कि अगर माँ बीमार है किसी चीज से तो नेचुरली बच्चा, क्योंकि वो प्रोक्सिमिटी में है, माँ को ही केयर करनी है, उसकी माँ ही उसके पास है और माँ से ही उसने दूध लेना है और न्यूट्रिशन लेनी है, तो उसकी देखभाल के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहीं से उसको एंटीबॉडीज भी जा रही हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें तो आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि जिन माओ ने कोविड की वैक्सीन ली थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनकी जो बच्चे आने वाले बच्चे होते हैं, उनकी जो सेफ्टी है अगेंस्ट कोविड, उनकी जो सिचुएशन है दैट इज मच बेटर देन दोज प्रेग्नेंट मदर्स जिन्होंने कोविड का ना उनको इन्फेक्शन हुआ और ना उन्होंने वैक्सीन ली। तो दैट ऑल्सो हैज अ कनेक्शन। दैट इज बहुत अपना जो रिसेंट वाला जो हमने देख रहे हैं जो चल रहा है। बिल्कुल। एंड आई बिलीव कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन के थ्रू हमें कोई एंटीबॉडीज मिल रहे हैं। वैक्सीन के थ्रू हमारे जिस्म में एक जरसूमा इंट्रोड्यूस किया जाता है एक इनएक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है। जब हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो एंटीबॉडीज बना रही है, तो वो नेचुरली उस माँ के दूध में भी आएगा, उसके अंदर जो फीटस है उसके भी खून में जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए। और बहुत सारी माएँ, मुझे याद है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था तो बहुत कंजर्वेटिव थी या बहुत लोगों का कंसर्न था कि हम वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं, खतरनाक तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, बल्कि उल्टा फायदेमंद रहा के लिए ये करवाना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहा है, अभी भी पूछा जाता है बहुत कि माओं को करवानी चाहिए वैक्सीनेशन, स्पेशली वो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। तो उसका सीधा आंसर ये है कि बिल्कुल करवानी चाहिए, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए बहुत जरूरी। तो मुझे याद है कि जिस वक्त यहाँ पे वैक्सीनेशन गवर्नमेंट करवा रही थी, तो मैंने अपने घर के आसपास 2-3 जो बड़े सेंटर्स बने थे ना, जहाँ पे पूरे लाहौर के लोग आ रहे थे, मैंने वहां पे जाके, एक तो क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट के ऊपर वो कागज मौजूद था, ठीक है, सो एक PDF के तौर पे एक वो डॉक्यूमेंट मौजूद था कि प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वैक्सीनेट करें, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उन वहां पे जो उन सेंटर्स थे वहां तक वो रिले नहीं हो पा रही थी। तो बहुत दफा ऐसे हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट माँ देखते थे और उनको वो लौटा देते थे। ये मेरी कुछ पेशेंट्स ने आके मुझे ये बात बताई, तो फिर मैं उठ के चली गई वहां पे। और वहां के जो हेड थे, फिर मैं उन लोगों से जाके मिली, मैंने उनके अपने ही डॉक्यूमेंट की एक कॉपी दी और साइन ऑफ करके दी कि देखिए मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको कह रही हूँ दिस इज सेफ एंड यू नीड टू डू दिस। Right. So ये करने की जरूरत है, and they then continue to do that. They did that. और वो बहुत जरूरी था क्योंकि उनको भी नहीं पता था ना. They also had to be safe. Information to be honest, वहाँ पे जहाँ सारे वो information की तो limitation है, अगर नहीं पहुंचती है तो लोग फिर अपनी मर्जी से काम करते हैं। जी बिल्कुल। सो वो उनको जाके बताना पड़ा कि देखिए ये जिस गवर्नमेंट के थ्रू आप बैठे हुए यहाँ पे, उन्हीं का कागज है, ये रखिए अपने पास और आप शिफ्ट चेंज हो तो ये आदमी को दीजिए, ताकि कोई किसी प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को वापस ना भेजे ये कह के कि आपको नहीं लग सकता वैक्सीन या व्हाटएवर। जी ये तो बात है कि जो बच्चों को साइकोलॉजिकल या फिजिकल इमोशनल वेलबींग जो होती है, जो उनको बेनिफिट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के चलते, लेकिन क्या माओं को भी जब वो ब्रेस्ट फीड करती हैं उनको भी ब्रेस्ट फीड करने के कुछ फायदे हैं? काफी फायदे हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो फिजिकल पे जहां तक हम जाते हैं, द प्रोपेंसिटी या द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन लाइफ वो रिड्यूस होता है। ठीक है, जितना अरसा माँ ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग के साल होते हैं, जैसे किसी के 2, 3, 4 बच्चे हैं तो क्यूमुलेटिव उन्होंने जैसे 5 साल ब्रेस्ट फीड किया, तो फॉर एवरी ईयर द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट फीडिंग मजीद कम होता जाता है। तो ना सिर्फ जिंदगी में कभी ब्रेस्ट फीड करने से उसकी लाइकलीहुड कम होती है, बल्कि जितना आप ज्यादा ब्रेस्ट फीड करते हैं उतनी लाइकलीहुड कम होती चली जाती है। सो देयर इज दैट। फिर ओवेरियन कैंसर जो है उसके चांसेस कम होते हैं। फिर जहां तक बात है इमोशनल वेलबींग की, तो ब्रेस्ट फीडिंग का
हार्मोनली जो एक जिसपे मेरा एक पेपर भी है, बट उसके अंदर हार्मोनली जो आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, दैट हेल्प सपोर्ट अ मदर अगेंस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो डिप्रेशन जो माओ को होता है, ब्लूज, पोस्टपार्टम ब्लूज कहलाएं, या पोस्टपार्टम मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो कहलाते हैं, पीमैड जो होते हैं, उनमें कदरे कमी आती है फिजियोलॉजिकली अगर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक ठाक जा रही है. और इसके ऊपर कई स्टडीज हैं, इस पे बहुत काम हुआ है, इस पे बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जो माएँ 3 महीने पे या 6 महीने पे या साल पे अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं पोस्टपार्टम, और वो कंटिन्यूसली करती रहती हैं, उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन का अकरेंस बहुत कम होता है, या इम्पैक्ट बाकियों से बनिस्बत कम होता है. तो देयर इज आल्सो दैट. इसके अलावा जहां तक बच्चे के ऊपर वो उसकी बात आती है, मेंटली उसके ऊपर या साइकोलॉजिकली उसका क्या है सिचुएशन. देखिए, एक तो साइकोलॉजिकली उसको इनिशियल स्टेज से ही एक बॉन्डिंग है जो एक प्राइमरी केयर गिवर के साथ उसकी हो रही है, कि वो एक माँ के साथ फिजिकली उसके इतने क्लोज है. वो जो एक फीलिंग आती है बच्चे की कि अबैंडनमेंट हो रही है, तकरीबन 1 साल 10 महीने से 1 साल के दरमियान में एकदम से द चाइल्ड विल स्टार्ट फीलिंग, इफ यू लीव द रूम दे विल क्राई मोर, वो वाली चीज, वो जो एक ज्यादा डेवलप होने लगती है. उस स्टेज पे भी जब बच्चे को कॉन्स्टेंटली ये सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, माँ है यहाँ, माँ यही है, क्योंकि वो अभी अगर नजर नहीं आ रही तो थोड़ी देर में जब मुझे भूख लगेगी तो वो यही है. ठीक है. सो वो चीज जो बार बार उसको सपोर्ट मिलती है, दैट मेक्स द चाइल्ड सिक्योर इन देयर ब्रेन. भाई जो मर्जी हो जाए, मैं जो मर्जी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माँ तो यही है. ठीक है. सो वो चीज एक अटैचमेंट को बहुत वैलिड करती है बच्चे के लिए, और उसके लिए बहुत सपोर्ट करती है. दूसरी चीज जो बहुत जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, वो हम ये देखते हैं कि देखिए, आप लोगों की या हमारी या दुनिया के, मेरा ख्याल है ज्यादातर ममालिक की किसी ना किसी फॉर्मेट में, ज्यादातर ममालिक के कल्चर्स में हम दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसके बारे में बात करते हुए झिझकते हैं. हम मतलब मैं पाकिस्तान में तो मैं ये बात करती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में कि कोई ब्रेस्ट का नाम ले देता है तो 4 लोग तो वैसे ही कोने में जाके छुप जाते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता. तभी जगह यही हाल है. सबसे अच्छी तो बात यही है कि एक पूरी जनरेशन तैयार हो रही है जिन्होंने बिफोर the society has sexualized breasts for them. They know the actual reason why they exist. They know because they've been breastfed, या they've seen a sibling breastfeed, किसी छोटे बहन भाई को दूध पीते हुए देखा है. उनके लिए पहला कॉन्सेप्ट कि माँ के जिस्म का ये हिस्सा किस काम का है, पहला कॉन्सेप्ट इज एक्यूरेट, कि ये छोटे बच्चे को दूध पिलाने का है. उसके बाद दुनिया उनके लिए कहाँ पे लेके जाती है, उसको सेक्सुअलाइज करती है, उनका मैच्योरिटी लेवल उसको किस स्टेज पे जाके एक्सेप्ट करता है और किस लेवल पे एक्सेप्ट करता है, दैट विल ऑलवेज बी सेकेंडरी. एंड देयर इज नो मैच बिटवीन अ चाइल्ड फॉर whom they will see this part of the body being flaunted as something sexual, as opposed to a child who's seen it in its actual way, the way it's supposed to be used. Right? So this is a very, very important part of the learning that comes with breastfeeding. Right. सही है. So नहीं, ये तो आपने जैसे it's also very important. बखूबी तरीके से माँ और बच्चा दोनों के लिए हमने बेनिफिट्स की बात की. इस सब में अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लें, आई एम श्योर वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इंडिया या बाकी कंट्रीज पे भी अप्लाई होता होगा. कल्चरली भी इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, सभी को. कम्युनिटी के देखिए, उसमें हम बात करते हैं कि क्या फायदे हैं. काफी डिफरेंट लेवल्स पे फायदे हैं. एक आप अगर इकोनॉमिक लेवल पे फायदे की बात करते हैं, तो वेलफेयर सोसाइटी है, गवर्नमेंट पे कर रही है लोगों की हेल्थ की, तो जनरली हेल्थ जब लोगों की बेहतर होगी, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, तो गवर्नमेंट का खर्चा कम आएगा. बिल्कुल. ठीक है. सो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये याद रखें कि ये एक सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आपके सिर्फ खुद का कोई फायदा हो रहा है या सिर्फ माँ और बच्चे का फायदा हो रहा है. इर्द गिर्द के लोगों का फायदा हो रहा है, आपकी स्टेट का फायदा हो रहा है. इफ देयर अ वेलफेयर कंट्री, अगर आपको अगर बच्चे की माँ
को खुद को ये फील हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, उसके लिए अगर सपोर्ट अवेलेबल है तो वो सपोर्ट स्टेट को सस्ती पड़ेगी Yeah. in terms of providing that to a बिल्कुल। mother as opposed to paying for lifelong health issues. नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इकोनॉमिकली तो सोसाइटी को फायदा होता है। जो आपने अभी पहले बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट को कितना सेक्सुअलाइज किया हुआ है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग को नॉर्मलाइज किया जाता है, तो जो मैं पता नहीं इसमें क्या एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, या जो भी किसी ने स्टडी किया, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग को सोसाइटी में नॉर्मलाइज करते हैं तो एक एक वो जो वो जो फीडिंग करता है पैट्रियार्की में कहिए या मेल साइट में कहिए, which later on leads on to sexual harassment, later on leads on to all those kind of things, उसमें भी शायद ये कमी करने में हेल्प करे कि अगर सोसाइटी इन जनरल स्पेशली मेन को ये पता लगे कि भाई ये जो ऑर्गन है बॉडी का, उसका मेन फंक्शन क्या है और इट इज नॉर्मल टू ब्रेस्ट फीड। तो एक जो दिमाग का खाना होता है मेन साइट का, उसमें अगर ये चीज ज्यादा बड़ा घर करके रखे तो होपफुली सोसाइटी का शायद उसमें भी फायदा होता हो। एब्सोल्युटली। जब आपकी प्राइमरी information that your brain holds about a certain function of a body part, then everything else will be secondary ना। ठीक है, so वो उसका इतना वैल्यू नहीं रहेगा। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ब्रेन में वो ज्यादा घर कर जाएगा ये बात कि तो वो उसकी वो वाली वैल्यू जो हम उसको उस तरह से वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, और वो उस हिसाब से वो कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे स्टेट वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, जो लोग अपनी जेब से पैसा देके डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो वो दैट ऑल्सो फीड्स इनटू पॉवर्टी। ठीक है, बार बार बच्चा बीमार होगा, बार बार वो अस्पतालों पे लेके भागेंगे, बार बार कर्ज लेंगे, जमीन बेचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई जेवर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत तकलीफों में हैं लोग कि अगर बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं तो माँ बाप तो अपना सब कुछ वार के बच्चे को सही करवाने के लिए भागते फिरेंगे। तो वो जनरल आपकी जो वो है आवाम है, उसके लिए आसानी होगी कि वो उनका पॉवर्टी लेवल दे विल बी एबल टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स। हो सकता है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ना खर्च कर पा रहे हो क्योंकि उनकी हेल्थ पे उनको इतना खर्च करना पड़ रहा है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल। देन अनदर थिंग कि ये अगेन दिस इज स्ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम द मदर्स बॉडी, तो दिस इज क्लीन। आपके कोई एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं है इसके अंदर कि कहीं कंटामिनेशन हो रही है, कहीं किसी किस्म के। अब फॉर्मूला में अभी मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, अराउंड 85%, more than 85% of formula making machinery in the world has been declared non-sanitary. मतलब non-sanitary मतलब they're not sterile enough to imagine कि वो उनमें से जो, इसलिए मैं माओ को ये भी बताती हूँ कि हम उनको लगता है कि IBCLC है तो ये तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेगी। नहीं, वी आर इन्फेंट फीडिंग स्पेशलिस्ट। तो हम तो जिस भी तरीके से आप बच्चे तक दूध पहुंचा रहे हैं या खाना पहुंचा रहे हैं, हम उसमें आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं उसमें यही बताती हूँ कि फॉर्मूला प्रिपेयर करने का तरीका भी ठीक है एक, ठीक है, जो कि WHO की वेबसाइट पे 32 पेजेस का उन्होंने 32 पेजेस की एक गाइडलाइन है कि आपको फॉर्मूला कभी भी ठंडे पानी में नहीं बनाना है, हमेशा गर्म पानी में बनाना है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया का उसके इट्स नॉट अबाउट द वाटर दैट इज अवेलेबल विद यू, इट्स अबाउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला पाउडर जो है वो इटसेल्फ इज नॉट ए स्टेराइल प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, वो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो उनको मारने के लिए आपको हमेशा गर्म पानी में बनाना होगा, एंड देन यू ब्रिंग इट टू रूम टेम्परेचर टू गिव इट टू योर चाइल्ड। वो जो सारा जो आपको एक तमाशा खड़ा करना होता है टू प्रिपेयर फॉर्मूला, आप उससे आपको निजात होती है। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज दैट लाइकलीहुड कि कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई पैथोजन पहुंच जाए बच्चे तक, तो वो एक स्टेप जो है वो एलिमिनेट हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। ठीक है, फिर आपकी इकोनॉमिक्स की हमने बात कर ली, इन चीजों की बात कर ली। फिर फॉर्मूला मेकिंग कंपनीज देमसेल्व्स दे आर नॉट वेरी इको फ्रेंडली। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ इट दे उनका अपना कार्बन फुटप्रिंट है जो कि बहुत बड़ा है। तो आपकी क्लाइमेट उसमें क्लाइमेट चेंज में उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर वो रिड्यूस होगा, अगर ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स की डेवलपमेंट और उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट विल आल्सो हेल्प योर क्लाइमेट, योर वर्ल्ड ऑन एन इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, सो दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन having said that, again, ऐसी मतलब बहुत मदर्स हैं जो नहीं ब्रेस्ट फीड कर सकती, तो उनके लिए फॉर्मूला मिल्क है।
बट अगेन इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। और फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल की बहुत बिल्कुल बहुत चैलेंजेस जैसे आपने बताए, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के जो जो बेनिफिट्स हैं वो उन चैलेंजेस को काउंटर भी करते हैं जो फॉर्मूला मिल्क की प्रोडक्शन से लेकर उसके यूज में जो देखने को मिलते हैं। लेकिन वी शुड ऑल्सो थोड़ा सा फोकस जरूर करना चाहिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, तो पूरा पूरा जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मदर्स को या बच्चों को, या इवन 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 एज अ सोसाइटी, बट क्या क्या वो चैलेंजेस हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, अगर हम उस पर भी बात करें तो आई थिंक दैट कैन काइंड ऑफ राउंड ऑफ द होल कन्वर्सेशन अबाउट इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नहीं, द थिंग इज मसला यही है कि फॉर्मूला कहने का मकसद यही है कि फॉर्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल हो जहां पे मसले ऐसे आ जाएं कि जिनका रेजोल्यूशन ना मिल सके आपके बिल्कुल। किसी भी सर्कमस्टांस के की वजह से। ठीक है, कि आपके आसपास कोई लैक्टेशन सपोर्ट मौजूद नहीं है या आपको वक्त पे मिल नहीं पाई और किसी भी वजह से यूर इन अ सिचुएशन जहां पे यू डोंट हैव अ चॉइस, तो आप बच्चे को भूखा नहीं रख सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एंड दैट्स वेयर फॉर्मूला कम्स इन। ठीक है, वहां पे फॉर्मूला का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। ठीक है, और उसमें जिस तरह के मसले आते हैं उसमें मुख्तलिफ तरह के मसले हैं कि एक तो ये कि लैच का खराब होना बहुत सारे मसलों की जड़ है। अगर हम साधारण भाषा में लैच करने को एक्सप्लेन करें तो वो आप बड़ा बड़ा हेल्पफुल होगा कि किसको कहते हैं लैच का। बिल्कुल, सो लैच जो है, एक लैच जो है वो बच्चे का माँ के जिस्म से अटैच होने के तरीके को कहते हैं। ठीक है, बच्चे का मुंह को खोलना और माँ के जिस्म के साथ अटैच होके सक्सेसफुली उसके अंदर से दूध निकालना, उस प्रोसेस को लैच करना कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लैच की बात करते हैं तो एक अच्छा लैच क्या होता है? ठीक है, एक अच्छा लैच वो होता है जिसमें बच्चा जमाई की तरह मुंह खोले। ठीक है, उसका मुंह छोटा ना खुलाओ। हमारे लिए नॉर्मलाइज्ड है बच्चों का बोतल से दूध पीना, और कोई भी बोतल, ज्यादातर बोतलें आपके बच्चे को सिर्फ इतना सा मुंह खोलने को कहती है। ठीक है, उसके लिए इतना बड़ा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चा बोतल से दूध पिएगा वो इतना ही मुंह खोलेगा, और जब वो इतने मुंह खोल के माँ के ऊपर लैच करने की कोशिश करेगा तो उसका वो काम चलेगा नहीं। ठीक है, वो माँ के लिए तकलीफदेह भी होगा, बिकॉज माँ का जो जिस्म का एक सेंसिटिव पार्ट है वो बच्चे के हार्ड पैलेट के साथ रगड़ खा रहा है, वेयर एज उसकी एक्चुअल जो करेक्ट पोजिशनिंग है एक अच्छे लैच में, उसके निपल की टिप उसके हलक, बच्चे के हलक के पास होनी चाहिए, जो कि सॉफ्ट पैलेट का एरिया है जहां पे कोई रगड़ खाने का इम्कान नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर किसी भी माँ को, अगर आपको तकलीफ हो रही है किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज में, चाहे आपका बच्चा 1 घंटे का है या आपका बच्चा 1 साल का है, अगर आपको ब्रेस्ट फीड करते हुए तकलीफ हो रही है, देयर इज नथिंग नॉर्मल अबाउट इट। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नॉर्मल है या ये ऐसे ही होता है या ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। नो, अगर तकलीफ हो रही है, दैट इज अ गारंटी that your latch is incompetent. ठीक है, your latch is inaccurate and that needs to be fixed. उसको ठीक करने की जरूरत है, वो लैच खराब है। ठीक है जी, और लैच खराब होने के क्या इम्पैक्ट होता है? ठीक है, लेट्स कम टू दैट, कि जब लैच खराब होगा तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये कि बच्चा दूध इनफ निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, जब बच्चा इनफ दूध निकाल नहीं पाएगा, उसका पेशाब और पखाने का आउटपुट कम होगा, वो डिहाइड्रेट होना शुरू होगा, इवेंचुअली मैलनरिश हो जाएगा। ठीक है, छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा, जहां पे एक बड़ा बच्चा शायद कुछ महीने ले ले ये पूरे प्रोसेस में, छोटे बच्चे को इसके अंदर दिन लगते हैं। ठीक है, 1 आध दिन लगता है, और उसका सो अ जर्नी डाउन साउथ इज वेरी क्विक इन अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। बिल्कुल, ठीक है, तो आप ये इस तरह की चांस आप नहीं ले सकते कि हम 3-4 दिन हम सब्र कर लेते हैं तकलीफ। मैं माओ को यही कहती हूँ, देखिए ही मैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज बताइए, कम एंड टॉक अबाउट योर पेन, देयर इज नो अमाउंट ऑफ पेन दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें परेशानी की बात नहीं है कि आपको वो बर्दाश्त करनी है। दूसरी चीज, एक तो ये कि बच्चा दूध नहीं निकाल पा रहा, तो उसमें बच्चे 2 तरह की हरकतें करते हैं। एक तो या तो उनको कम दूध मिलना शुरू हो जाएगा और वो नरिश नहीं हो पाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, वो सब कुछ होगा, या वो बच्चे बार बार फीड करेंगे, वो 15 मिनट भी नहीं होगा, 10 मिनट भी नहीं होगा, वो फौरन दोबारा रोएंगे कि दोबारा फीड करना है। वो माँ हलकान हो जाएगी, बच्चा फ्लरिश करता रहेगा, लेकिन इवेंचुअली माँ की हिम्मत खत्म हो जाएगी और वो फिर छोड़ देगी, बिकॉज दैट्स नो वे टू लिव। ये एक्चुअली बहुत जरूरी बात आपने कही, मैं इसको एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा डॉक्टर्स के लिए भी,
कि जब कोई माँ उनके पास आती है और सरसरी मेंशन भी कर देते हैं कि ये बच्चा 15-15 मिनट बाद मेरा दूध पी रहा है, तो मे बी इट्स टाइम टू हैव ए कन्वर्सेशन, ये बात करने की कि क्या उसकी लैचिंग टेक्निक ठीक है, क्या उसका जो दूध पीने का तरीका है वो ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो पेट भरकर उसको एक बार में बिल्कुल। ले लेना चाहिए, या मिल्क प्रोडक्शन में भी कुछ हो सकता है। बट थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। मैं इसलिए थोड़ा रोककर उसको करना चाह रहा था कि डॉक्टर्स को कई बार माएँ आकर ये बोल देती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स पूछ रहे होते हैं कि आपको नींद ठीक आ रही है, आपकी तबीयत ठीक है, वो फिर सरसरी मेंशन कर देते हैं कि 15-15 मिनट बाद मेरा दूध पीते हैं, तो मे बी उसमें लैचिंग की भी इश्यू हो। एब्सोल्युटली। सो इसको हम बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग क्लस्टर फीडिंग से। क्लस्टर फीडिंग एक और फिनोमिनन है जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ग्रोथ स्पर्ट आता है, तो बच्चा तेज तेज या ज्यादा फ्रीक्वेंटली दूध पीता है ताकि वो माँ का जिस्म में से दूध बनने का क्वांटिटी बढ़ा सके, क्योंकि अगले हफ्ते या अगले महीने वो एक बड़ा बच्चा होगा, तो वो अपनी ग्रोथ के साथ माँ का दूध भी बढ़ा रहा होता है। लेकिन उसको लोग कंफ्यूज करते हैं इसके साथ। एक चीज याद रखें, अगर तो बच्चा सक्सेसफुली क्लस्टर फीड कर रहा है तो उसका डायपर आउटपुट ज्यादा होगा, और अगर एक बच्चा गलत लैच की वजह से ज्यादा फीड कर रहा है तो उसका शायद डायपर आउटपुट बिल्कुल नॉर्मल होगा। नो, इट वोंट बी एक्सेसिव इन नेचर। ठीक है, तो वो आपको उससे भी पता चल जाएगा। प्लस ये कि जब बच्चा कम छोटे मुंह खोल के दूध पीता है या वो सही से दूध निकाल नहीं पाता, तो ज्यादा कार्ब हैवी दूध उसके अंदर जाता है। फैट ग्लोब्यूल्स ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल जरा स्टिकी होते हैं, वो जरा देर में आते हैं। अच्छा। इतनी देर बच्चा लैच ही नहीं करता या वो निकाल नहीं पाता उसकी वजह से बच्चे के पेट का पीएच डिस्टर्ब होता है और बच्चे का पखाने का रंग ग्रीन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो अगर बच्चे के पखाने का रंग ग्रीन हो रहा है, ठीक है, और वो बहुत फ्रीक्वेंटली दूध पी रहा है या थोड़ी थोड़ी देर बाद मांग रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि लैच चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अगेन दीज आर नॉट कंक्लूसिव थिंग्स टू रिलाई ऑन कि ये हो रहा है तो जरूर ये हो रहा है। इन सारी चीजों में हमें ये देखने की जरूरत है कि हाँ, लैच चेक करना जरूरी है। ठीक है, सो इससे इससे एक तो ये भी इशू होता है। फिर ये कि गलत लैच की वजह से माएँ बहुत तकलीफ में आ जाती हैं। एट टाइम्स निपल सोरनेस होती है, सोरनेस से भी अगला लेवल होता है, कट्स आ जाते हैं, वुंड्स डेवलप हो जाते हैं, एट टाइम्स ब्लीडिंग होती है, स्किन कट जाती है, गोश्त कट जाता है, और वो काफी टाइम लेता है हील होने में। और हील वो हो नहीं पाता क्योंकि हर लैच पे बच्चा उस वूंड को दोबारा खोल रहा होता है, तो वो बहुत तकलीफदेह सिचुएशन हो जाती है। और जहां भी आप ये जानते हैं आई गेस कि कोई भी स्किन अब्रेजन है या स्किन ब्रेक होती है, वहां पे बैक्टीरिया के लिए एक टाइम होता है, एक स्पेस होता है कि वो जाके वहां पे फ्लरिश करना शुरू हो जाए। तो गलत लैच की वजह से और स्किन ब्रेक होने की वजह से भी मेस्टाइटिस हो सकता है। सो हमारे यहाँ ये भी बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि मेस्टाइटिस सिर्फ तब होता है जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या ये कि आप सही टाइम पे बच्चे को दूध नहीं पिला पाए। यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। एक रीजन ये भी होता है कि आपने बहुत लंबे गैप दे दिए, बड़ी देर तक क्लॉग्स हो गए और उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया। लेकिन जो इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस है उसका एक बहुत बड़ा रीजन एनी अब्रेजन भी है। ठीक है, कि आपका स्किन कट हो गया और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, और मेस्टाइटिस इफ गोज अनट्रीटेड इट कैन टर्न इनटू एन एब्सेस एज वेल। ठीक है, और एब्सेस फिर ऑब्वियसली फिर उसकी सर्जरी होगी और वो सारा कुछ होगा, ड्रेनेज होगी। बिल्कुल होते हैं। सो ये वो ट्रेजेक्ट्री है जिससे बचाने के लिए हम ये कहते हैं कि देखिए, अगर तकलीफ हो रही है तो फौरन पकड़ लें उसको, उससे आगे ना जाने दें। सो इसमें एक तो ये कि ये फिजिकल ये तकलीफ एक होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा बहुत सारी बातों में हमें ये सुनने को मिलता है कि जी डॉक्टर ने ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से मना कर दिया कि जी इस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं क्लैरिटी देना चाहूं कि देयर इज नो इलनेस दैट इज कॉज्ड बाय ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, जहां पे हम जॉन्डिस की बात करते हैं, जॉन्डिस वी ऑल नो कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माइल्डली जॉन्डिस्ड होगा, कि माँ के जिस्म का जो खून उसकी बॉडी में चल रहा था वो सारा गया लिवर में डिस्ट्रॉय होने, तो वो माइल्ड लेवल्स ऑफ जॉन्डिस के साथ बच्चा पैदा होता है, जो कि वेरी in the form of the natural process वो ब्रेस्ट फीडिंग से कोलोस्ट्रम उसको निकालने में बहुत हेल्प करता है, जिसके लिए हम कहते हैं ना कि बच्चे को
मेकोनियम पास करना Yes. बहुत जरूरी है पहले 24 से जी। 48 घंटे के अंदर अंदर, पखाना उसका क्लियर हो जाए, वो सब कुछ निकल जाए एंड ऑल ऑफ दैट। हम्म, अगर उसको इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा, लैच की वजह से, बच्चे से की प्रॉक्सिमिटी की वजह से, अस्पताल ने दिया नहीं बच्चा टाइम पे, या बच्चा फ्रीक्वेंटली माँ को मिल नहीं रहा, या किसी भी वजह से वो दूर है, वो दूध इनफ पिला नहीं पा रही, किसी भी वजह से उसको बच्चे को दूध नहीं इनफ मिल रहा, दैट इज द रीजन ऑफ अ हाइटेंड जॉन्डिस, जी। नॉट बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में कोई ऐसी कॉम्पोजिशन में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसका जॉन्डिस बढ़ रहा है। तो जॉन्डिस बच्चों में यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो होता है जो हम बात कर रहे हैं जन्म के उसके बाद, लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद जॉन्डिस शुरू होता है तब चेक जरूर करवा लेना चाहिए, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग का उसमें कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ लैच ना करने की वजह से जॉन्डिस का कनेक्शन है, बट चेक करवा लेना चाहिए। बिल्कुल चेक करवाएं, और उसके अंदर ये देखने की जरूरत होती है कि 9 out of 10 टाइम्स हो ये रहा होता है कि बच्चे को इनफ दूध नहीं मिल रहा। हाँ, जहां पे बच्चे को इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा वहां पे फौरन उसको सप्लीमेंट करें फॉर्मूला के साथ, लेकिन आप ब्रेस्ट मिल्क रुकवाइए नहीं, ठीक है। सो ये जो मैंने एक बहुत ट्रेंड देखा है ना कि जी 72 आवर्स के लिए आप ब्रेस्ट मिल्क ना दें बच्चे को, सिर्फ फॉर्मूला दें, दैट इज हार्मफुल, राइट, ठीक है। बिकॉज आप सप्लीमेंट करवाइए, क्योंकि क्लियरली हमें पता चल रहा है कि बच्चे तक इनफ दूध नहीं पहुंच रहा, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट करवा के वो मसला हल हो जाएगा। आपको ब्रेस्ट मिल्क खत्म करने की जरूरत नहीं है, कि जितना भी जा रहा है वो फायदा दे रहा है, उसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप 3 दिन के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को स्टैग्नेंट कर देंगे, ठीक है, जो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान इंडिया में पंप्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, वो 3 दिन में उसकी सप्लाई खराब हो जाएगी और उसको वापस लाने का फिर उसके पास तरीका नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो बच्चों में मतलब इस चैलेंज में ही आती है वो है टंग टाई। उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बताएं कि वो क्या है और कैसे उसके लिए मदर्स उसको लुक आउट करें, उसके लिए ध्यान रखें, और फिर उसका क्या हम कर सकते हैं। देखिए, टंग टाई की कंफर्मेशन तो आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल ही से मिलेगी, या तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हो या कोई ईएनटी के स्पेशलिस्ट हो जो कि स्पेशलाइज करते हो टंग टाइज में, या कोई आईबीसीएलसी हो, जिन because IBCLC is we are trained to detect it and then we refer it to any pediatric dentist or pediatric surgeon कि वो मजीद देखिए। तो टंग टाई होता ये है कि प्रेगनेंसी में बच्चे की डेवलपमेंट में जबान बच्चे की किसी भी फॉर्मेट में 2 तरह की टंग टाइज होती हैं, किसी भी फॉर्मेट में वो मुंह की जमीन के साथ अटैच्ड होती है, वो ऊपर उठ नहीं पाती इनफ, ठीक है। अब होता ये कि 2 तरह की है, एक होती है एंटीरियर टंग टाई, जिसमें वो आपको एक सुतला सा वो स्किन का टुकड़ा नजर आ रहा होता है जो कि टंग को नीचे होल्ड कर रहा है, ठीक है। दूसरी होती है पोस्टीरियर टाई, जिसमें आपको वो स्किन नजर तो नहीं आ रही होती, लेकिन बच्चे की जबान उसके मुंह की बेस के साथ बिल्कुल पूरी जुड़ी होती है और वो उठ नहीं पा रही होती। द रूल इज कि अगर एंटीरियर टाई है तो किसी ना किसी डिग्री का पोस्टीरियर टाई भी होता है, ठीक है, कि वो सामने से दिख तो रहा है लेकिन पीछे से पोस्टीरियर भी वो लगा हुआ है, ठीक है। तो बस इसको एक छोटा सा समराइज करना चाह रहा था कि जैसे जो टंग टाई बेसिकली जो जबान है वो जमीन जो अपना मुंह का जो जमीन जैसे आपने कहा उसके साथ जुड़ी होती है, जिसके चलते जो बच्चे ने दूध पीना होता है उसमें टंग का जो जीभ है उसका बहुत बड़ा रोल होता है सक करने में, वो कर नहीं पाता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें टंग टाई को डिटेक्ट और फिर ट्रीट करवा लेना चाहिए। अब और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई डॉक्टर्स ये बात देख रहे हैं, ये बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय प्रैक्टिस कि डॉक्टर्स से दीज थिंग्स टू पेशेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि एक एडल्ट मुंह में खाना खाते हुए या कुछ भी इंजेस्ट करते हुए जबान का जो मोशन है वो डिफरेंट होगा, और एक न्यूबॉर्न में जो शीरख्वार बच्चा है जो दूध पीता है उसके मुंह में जबान के मूवमेंट का जो मोशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो दूध पीने वाला बच्चा है जिसने माँ के जिस्म से सकल करके दूध निकालना है, उसकी जबान जो है वो मुंह की छत या जो पैलेट कहलाता है उसको टच करनी होती है व्हाइल दे आर सकलिंग इट आउट टू प्रोड्यूस दैट वैक्यूम, ताकि वो दूध वहां पे आ सके। सो हम एक ग्रोन अप के और बच्चे के उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो जबान का उठना जरूरी है। उसके अलावा ग्रेडेशन होती है, हर
टंग टाई रिमूव करना भी जरूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन ग्रेडेशन ये है कि अगर बच्चा इनफ दूध नहीं रिमूव कर पा रहा, देन यू विल नीड एन इंटरवेंशन, और वो 1 हफ्ते के बच्चे में भी हो जाती है। ठीक है, उसके लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है, एंड इट्स एन आउट पेशेंट प्रोसीजर। वो आप करके आपको अस्पताल दाखिल भी नहीं होना होता, आप घर ले जाते हैं और फिर किसी भी IBCLC के साथ उसके बाद का बॉडी वर्क, और आप उनके साथ वर्क जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर लें, अपने बच्चे को ले जाएं और वो आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस देयर। इस सब में अगर वैसे तो ये जो आपने चैलेंजेस बताए ये बिल्कुल ग्लोबल ही है और बड़े बड़े सभी माओं को इनमें से कुछ ना कुछ झेलना पड़ता होगा, देखना पड़ता होगा बच्चों को भी। कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक है जो आपको पाकिस्तान के मतलब के संदर्भ में आपको लगे कि ये स्पेसिफिक चैलेंजेस पाकिस्तान में या इंडिया में भी कहें वहीं पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यूके में ना मिलते हो, ऐसा कुछ है स्पेसिफिक? आई फील लाइक हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो सोशल इश्यूज ऐसे हैं जिनका कि बाहर जा रही है, मेरे भाई की शादी है तो मुझे बच्चे को बोतल देनी होगी। अच्छा, क्यों देनी होगी? एवरी शादी का घर हैज अ दुल्हन का कमरा। ठीक है ना, दुल्हन का कमरा तो है ना, वहां पे जाके आप पिला दीजिए। किसी को कुछ ना कुछ करना है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो जो नमाजी लोग हैं उनको नमाज पढ़ने की जगह मिल जाएगी ना, अकेले में ढूंढ ही लेंगे वो, आप इसके लिए भी ढूंढ लीजिए। ठीक है, मैंने खुद अपनी बच्ची को नमाज के एरियाज में बहुत दफा जाके दूध पिलाया, जब मैं उसको दूध पिला रही थी। तो सोशल इश्यूज है, लेकिन वेयर यू आर विलिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, वहां पे वो सोल्यूशन मिल जाते हैं। दूसरा पॉवर्टी का मसला है कि एक तो ये कि क्योंकि कोई बताता नहीं है, इंफॉर्मेशन की भी पॉवर्टी है, दैट लीड्स टू एक्चुअल पॉवर्टी टेकिंग इट्स प्लेस। जब हम रूरल एरियाज में जाएंगे, उन जगहों पे जाएंगे, फॉर्मूला की अब पैसे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों की दस्तरस से बाहर है, अब इतना महंगा हो गया कि वो अगर सस्ते से सस्ता भी इस वक्त फॉर्मूला जो पाकिस्तान में मिल रहा है, जो सबसे सस्ता है, वरना जो नॉर्मल जो रेगुलर लोग ले रहे हैं वो 5-6 हजार रुपए से कम एक डब्बा नहीं है, लेकिन जो सबसे सस्ता है वो 1000-1100 रुपए का डब्बा है, जो बमुश्किल 2 हफ्ते चलता है। ठीक है, अब एक गरीब आदमी के लिए ये अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो गाय का दूध लेंगे, पानी मिलाएंगे और वो बच्चे को पिला देंगे। बिल्कुल। उसमें क्या होगा कि उसका सर्कमस्टांस अलाउ नहीं कर रहा कि वो इसके अलावा कुछ और कर सके, लेकिन सारी जिंदगी के लिए उस बच्चे की हेल्थ इश्यूज जो है वो उसके साथ नथी हो गए। बिल्कुल। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि इंफॉर्मेशन तो आप मुफ्त दे सकते हैं ना। आप अगर वही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं फला फिल्म को सर्च करने के लिए, या फला गाने को सर्च करने के लिए, या फला टिकटॉक देखने के लिए, या फला वेबसाइट देखने के लिए, तो आप वही चीज अपनी प्रेगनेंसी में, अपने हमल के दौरान इस्तेमाल कीजिए ब्रेस्ट फीडिंग सीखने में। बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जो लोगों ने रखा हुआ है। मैं भी अब मैं उर्दू हिंदी में डालने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ, बट ये कि अंग्रेजी में भी आपको देख के अगर सीखना है तो वो आप देख के सीख सकते हैं। सो वो पहले एजुकेट कीजिए अपने आप को, ताकि बाद में ये मसले ना हो, क्योंकि एक दफा ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे देन यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड अ पंप। बिल्कुल, उसी फोन को लेकर आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपके बाकी के जो लैक्टेशन पे जो रिसोर्सेज है वो देख लें, वो सेम वाले फोन को लेकर, और अपने आप को सेल्फ इन्फॉर्म तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। सो वो बहुत जरूरी है, और बहुत इंफॉर्मेशन है। आप IBCLC लफ्ज साथ लगा के सर्च कीजिए, आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन सीखिए कि लैच कैसे करना है, सीखिए कि क्या चीज नॉर्मल है क्या नहीं है, और वक्त पे मसले को पकड़िए। जी, तो हरीम ये तो बातें थी चैलेंजेस की। अब हम मतलब वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ ये वाला जो एपिसोड है हमारा, लेकिन इसमें हम सॉल्यूशंस की बात भी जरूर करना चाहेंगे। हालांकि आपने काफी सॉल्यूशंस की बात हमने चैलेंजेस के साथ ही की है, लेकिन छोटा छोटे में टच करके हम एक बार सारे सॉल्यूशंस को एक बार बात कर लेते हैं, ताकि वो एक जगह पर उसके बारे में सुन सके, कोई अगर सुनना चाहे। तो सबसे पहले जो जो हमने बात की है, जैसे लैचिंग की ही बात करें, उसकी जो चैलेंजेस आते हैं उसमें आगे क्या सॉल्यूशन हम पेश कर सकते हैं सभी को? तो सबसे पहले तो जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें पता कैसे चले कि गलत लैच है। बाज़ औक़ात गलत लैच में दर्द होगा, बाज़ औक़ात दर्द भी नहीं होगा। तो मालूम कैसे हो कि गलत लैच है? बच्चे का मुंह अगर जमाई की तरह नहीं खुला, अगर वो सिर्फ निपल की टिप को पकड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि लैच खराब है। अगर बच्चा दूध पीते हुए कोई
चट 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 की आवाज आ रही है, क्लिकिंग नॉइज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा इनफ दूध नहीं निकाल पा रहा। अगर उसके गाल अंदर को धंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा दूध नहीं निकाल पा रहा किसी भी वजह से। ठीक है, दैट इज वेयर यू विल गो टू हैव टू गेट हेल्प। ठीक है, ठीक करने का तरीका क्या है? पोजिशन एंड लैच गो हैंड इन हैंड। सबसे पहले तो ये कि झुक के दूध मत पिलाइए। ठीक है, कंधे अपने रिलैक्स कीजिए, पीछे को रिक्लाइन कीजिए, जैसे आदमी लोग फुटबॉल या क्रिकेट देखते हैं लेट के, वैसे लेटिए। ठीक है, रिक्लाइन कीजिए। ठीक है, एंड देन ब्रिंग द बेबी टू द ब्रेस्ट। ठीक है, नेवर ब्रिंग द ब्रेस्ट टू द बेबी। तो अपने आप को बच्चे के नजदीक मत लाइए, बच्चे को अपने नजदीक लाइए। दूसरी चीज, बच्चे के सर को ना पकड़िए। ठीक है, बच्चे के सर को अगर पकड़ेंगे बच्चा मुंह नहीं खोलेगा, सर को सिर्फ सहारा देंगे। ठीक है, तीसरी चीज बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी कि बच्चा आपकी तरफ करवट लिया हो। ठीक है, बच्चा अगर गर्दन मोड़ के, हम खुद आप गर्दन मोड़ के मुंह खोलने की कोशिश करें, हमारी जॉ रिस्ट्रिक्शन होती है, बच्चा मुंह ही नहीं खोल पाएगा। ठीक है, उसका जिस्म माँ के जिस्म के साथ लगा हुआ हो। ठीक है, माँ के जिस्म से जितना उसका स्पेस अगर ज्यादा होगा तो वो मुश्किल करेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे लैच बेहतर हो सकता है। अगर बच्चा मुंह छोटा कर रहा है और बिल्कुल निपल की टिप पे आ रहा है, आप अनलैच कीजिए और रीलैच करें जब तक वो बड़ा मुंह ना खोले। ठीक है, सो ये तो लैच करने के लिए कुछ टिप्स थी। बिल्कुल, नहीं थैंक यू। ये आई थिंक बहुत बहुत अहम जानकारी थी आज के, जो हमने इतनी डिटेल में सारी बातें की हैं, बेनिफिट से लेकर, चैलेंजेस से लेकर, और फिर सोल्यूशन जो थे ब्रेस्ट फीडिंग को चलते। और मुझे मतलब आई एम 100% श्योर इसके आगे भी बहुत डिटेल्स हैं, क्योंकि इसमें टेक्निक्स हैं, इसमें आपको जो ह्यूमन बॉडी है, ब्रेस्ट फीडिंग के फिजियोलॉजी को समझना है कि वो कैसे काम करती है या नहीं करती है, उसके सोल्यूशंस को देखना है। तो सभी चीजों का लबोलवा यही है कि सोल्यूशंस हमें ढूंढने हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही है, दर्द हो रही है, नहीं पिला पा रही है दूध, बच्चे की ग्रोथ नहीं है, तो सोल्यूशंस हर चीज के अवेलेबल हैं, वो हमें ढूंढने हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हरीम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं लैक्नेशन के थ्रू। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक इन टच विद यू, और अगले एपिसोड में हम और भी इसके आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको कुछ लास्ट वर्ड्स ऐड करने हैं हरीम, या वी कैन से गुड बाय फॉर दिस एपिसोड। I just wanted to say, tongue ties बहुत सारे, प्लीज ये मत समझे कि टंग टाइज यूजुअली माएं परेशान हो जाती हैं नॉर्मल टंग को भी देख के कि ये क्या टाई है या वो है। आप उसको खुद से डायग्नोज करने की कोशिश मत कीजिए। द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर इज कि अगर बच्चा बहुत एक्सेसिवली गैसी हो रहा है, बच्चे का वजन या तो गिर रहा है या बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, या तो स्टैग्नेंट है या वो कम हो रहा है इंस्टेड ऑफ बढ़ने के, और साथ साथ आपको ये नजर आ रहा है कि आप दूध तो आप रेगुलरली पिला रही हैं, आपके दूध पिलाने में गैप नहीं है इतना, बच्चे का पेशाब और पखाने का आउटपुट कम है, दीज आर ऑल साइंस कि आपके बच्चे का हो सकता है कोई टंग टाई का इशू हो। तो दैट इज व्हेन यू नीड टू गो एंड गेट इट चेक्ड। ठीक है, सो वो उसके अंदर सेल्फ डायग्नोसिस पॉसिबल होता नहीं है यूजुअली। नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वैसे भी जो स्पेशलिस्ट हैं वही डायग्नोज करके उसको ट्रीट करने की या उसके बारे में एडवाइस करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। और जो आपने बात की है बच्चों के बारे में, अगर यूरिनरी ये पेशाब की जो आउटपुट है, बाहर आने की जो वॉल्यूम है, वो वैसे कम हो रही है किसी भी कारण से, वो एक रेड फ्लैग ही है। वो डॉक्टर्स को आपको मिलना ही चाहिए, और क्योंकि कुछ भी कारण हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा साइन है जिसके बारे में हमें उसका जो कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच हरीम फॉर आज की इतनी बहुत ही बढ़िया जानकारी के लिए। आपको फिर से हम अगले हफ्ते फिर से तंग करेंगे और हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Always a pleasure. Thank you so much for having me. It's always a pleasure.